मॉर्निंग टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया से लेकर मनोरंजन, खेल, सारी खबरें। और देखिए, आज की सुबह तो एक नई सुबह है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जेन जी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा और उसके बाद में सरकार ने उन सारी बातों को माना जो कि शर्तों के तौर पर सामने रखी गई थी। तो ऐसे में सीजेपी प्रोटेस्ट हो या फिर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक एक अपडेट आपको देंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि जो देश के युवा हैं उनका सम्मान सरकार करती है। तो सरकार की तरफ से सभी शर्तों को बीते दिन मान लिया गया था। लगातार जो चर्चा थी, जो कॉन्वर्सेशंस थी, वो डेलीगेशन की जारी थी। सबके बीच में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफा देने की बात कही पीएम नरेंद्र मोदी को। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें ये लिखा है कि जो जनभावना है, जो युवाओं की भावना है, उसका सम्मान सरकार करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। और जितने भी बदलावों की आवश्यकता होगी उनको किया जाएगा ताकि पेपर लीक ना हो सके। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी अपने पोस्ट में लिखा कि पेपर लीक के खिलाफ में सुधार लाना हमारी जिम्मेदारी है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि बीजेपी के लिए पद से कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण देश हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यही बताता है कि मोदी सरकार देश की युवाओं की भावना का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधारों के लिए कृत संकल्प है। और देखिए, नई शिक्षा मंत्री की जो पोजीशन है वो प्रहलाद जोशी को दे दी गई है और प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि मैं इस नई जिम्मेदारी को निभाऊंगा और खरा उतरूंगा उम्मीदों पर। तो देखिए, बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में प्रहलाद जोशी को बनाया गया। इससे पहले आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी ने पोस्ट करके कहा, प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया और जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। इन लास्ट 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done. I will perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 दिन के बाद एक बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। दरअसल खराब मौसम की वजह से अमरनाथ की यात्रा को टेम्परेरीली क्लोज कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो जवान थे वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। तो आपको बता दें कि 6 दिन तक रुकी थी और अब यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 19वां जत्था रवाना होगा। फिलहाल मौसम खराब है अभी भी और उसके बीच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। लगातार जो सड़कें क्लियर करने का, मार्ग क्लियर करने का काम है वो भी जारी है। और चलिए अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के मुरादाबाद दौरे की, जहां पर मंच से उन्होंने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ललकारा बल्कि अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। ओवैसी ने एक बार फिर से दरी वाले बयान को दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार का जो मुसलमान है वो दरी नहीं बिछाने वाला है बल्कि लीडरशिप पूरी तरीके से तैयार करने वाला है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बिगुल फूका। लेकिन ओवैसी की जनसभा में बड़ा वाकया भी हुआ। यूं तो खराब मौसम की वजह से ओवैसी की चुनावी सभा में बिजली गुल रही और अंधेरे में AIMIM चीफ ने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सियासत के भाईजान इसे भी भुनाने में पीछे नहीं रहे और बिजली गुल के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। जो जालिम ताकतें हमारे मुस्तकबिल को अंधेरा कर रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद की ताकत के बलबूते पर उस अंधेरे को चीर कर एक नई रोशनी को उत्तर प्रदेश में पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने लाइट का बेहतरीन इंतजाम कर लिया अपने सेल फोन की लाइट खोलकर। तो मुझे यकीन है कि ये नज़ारे देखकर लखनऊ में बैठे बाबा भी परेशान होंगे और नागपुर में बैठे आरएसएस के लोग भी फिक्रमंद रहेंगे।
और मुझे पूरा यकीन है कि अखिलेश भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी, क्योंकि ये सब ये समझ रहे थे कि इनको डराओ, इनकी घर को बुलडोजर से तोड़ दो, इनके हौसलों को पस कर दो, इनको झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डाल दो, तो ये डर कर हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। AIMIM चीफ ने आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और मुसलमानों के हितों को अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके लिए ओवैसी ने मंच से माफिया अतीक अहमद से लेकर SP नेता आजम खां तक का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी को बेनामी और गूंगी लीडरशिप करार दे दिया। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मरतबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इज़हार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकल कर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मंच से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और इसके बहाने चंपत राय पर सवाल खड़े कर दिए। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जौहर यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर दिन ब दिन सियासी रंग और भी ज्यादा चढ़ रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी की राजनीतिक लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। ऐसे में जब वो शनिवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, तो मंच से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठाना नहीं भूले और योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी RSS की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। वहीं यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी की भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत नॉनस्टॉप जारी है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को मामले को लेकर DM से मिला, जिसमें बातचीत के दौरान जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला प्रशासन के आदेश पर सवाल खड़ा करते हुए इसको रद्द करने की मांग की गई। वहीं पार्टी के मुखिया ने X पर पोस्ट करके जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज करने की मांग की है। जब से हमें जानकारी मिली है, लीगली असिस्ट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं शुरुआत से, और हम लोग भी लगातार टच में बने हुए हैं। ये हमारा सदन चल रहा है 1 हफ्ते से, इसलिए आज शनिवार के दिन हम लोग आ पाए। सांसद डेलीगेशन, विधायक डेलीगेशन पहले आ चुका है, और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ रामपुर वालों को, और आजम साहब हमारे सबके लीडर हैं, अगर उनकी यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है, हम लोग एक एक ईंट की जगह अपना सर लगाने का काम करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया भले ही जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगे हों, इस पर नॉनस्टॉप सियासी रोटियां भी सेक रही हों, लेकिन ओवैसी ने अपने मंच से अखिलेश यादव की भी बोलती बंद कर दी और अखिलेश पर मुस्लिमों के हितों को अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाह रहा हूँ सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूँ सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे,
1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिस पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बात यूपी के बहराइच की करते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नेपाल और भारत की सीमा पर से एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एंटी देश विरोधी गतिविधियों में पाया गया है। ऐसे में इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और सबूतों के आधार पर कैसे कार्रवाई आगे आप भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी की बहराइच पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी अमेरिकी नागरिक को वैध रूप से भारत में प्रवेश कराता था और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी अपने गैंग के कई सदस्यों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए नेपाल भी भेजता था। पुलिस को इसके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बहराइच पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर इस आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया गया। बहराइच की रुपई डीहा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीमांत इंटर कॉलेज मोड़ के पास छापा मारा और आरोपी जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिलहाल यूपी के पीलीभीत में रह रहा था। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि 23 जुलाई को भारत नेपाल सीमा के रास्ते एक अमेरिकी नागरिक और संगठन के सदस्य को बिना वैध वीजा भारत में प्रवेश कराने की साजिश रची गई थी। बता दें कि इस मामले में पुलिस को एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पहले से ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि जोगा सिंह की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी जोगा सिंह के पास से 31,000 रुपए नकद, 5 आधार कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पैन कार्ड और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस आरोपी के पास से बरामद डॉक्यूमेंट्स के जरिए पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुट गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच हुई इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो लंबे समय के इंतजार के बाद में सीजेपी की मांगों को पूरा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री भारत का नियुक्त कर दिया गया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार युवाओं का सम्मान करती है, भावनाओं का सम्मान करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं की बातों को समझते हैं। इस साल जिस दिन से नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा था। केंद्र सरकार पर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त करने का दबाव डाला जा रहा था। शुरुआत में सरकार भी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अड़ी रही। डैमेज कंट्रोल के लिए नीट पेपर लीक पर जांच बैठा दी गई, लेकिन इसके बाद भी युवाओं का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। तब सीजेपी के बैनर तले दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। जिसके बाद भारी विरोध को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पक्का करने के लिए कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो हालात हैं उनसे देश विरोधी तत्वों को फायदा ना हो, देश एकजुट रहे, भारत में छात्र कानूनी पचड़ों में ना उलझे और अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश और हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास एवं उद्योग, अकादमिक समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं। उनका कार्यकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनके समर्पण का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त जिम्मेदारी की मंजूरी दे दी गई है। देश का नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि जो भी उनको जिम्मेदारी मिली है उसे वो बखूबी निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद अपने एक्स का बायो भी बदल दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स बायो में सांसद लोकसभा संबलपुर कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी तारीफ भी की गई है और ये भी कहा है कि जो युवाओं का हित है वो सबसे पहले है पार्टी के लिए। इसी के साथ बीजेपी ने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, स्टूडेंट्स की भावनाओं का सम्मान यहाँ पर किया गया और जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं वो सभी वादे पूरे करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और जिस संवेदनशीलता के साथ वो छात्रों के विषय पे बात कर रहे हैं, स्वयं वीडियो तक बना के भेज दे रहे हैं, ये इस देश में पहली बार हुआ है कि कोई इतना संवेदनशील, उदार और छात्रों के हितों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। छात्रों को उनका सम्मान करना चाहिए, उनके हर स्टेप का सम्मान करना। छात्र कह रहे हैं कि बाकी की जो मांगे हैं वो भी हमारी मान ली जाएं। छात्र उनकी हर बात मानेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और उनके वीडियो से बहुत प्रभावित हुए हैं। उनके वीडियो से छात्र ऐसा प्रभावित हुए हैं कि कभी दिल से निकल नहीं सकते मोदी जी। युवाओं की जो एक महत्ता है वो हम सबको ध्यान रखनी होती है कि युवा समाज में किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत विषय, गलत संदेश न जाए। आखिर आज का युवक अपने देश का निर्माता है और उनमें किसी प्रकार की कोई धारणा बनी है वो ठीक है कि गलत है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन उनके आगे उनकी बातचीत को ध्यान में रखते हुए अगर नरेंद्र प्रधान जी ने इस प्रकार का काम किया तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने मौके को भांप करके और इन सारी बातों को ठीक रखने के लिए ये सब किया है। प्रधान जी के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी जी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है ताकि एजुकेशन मिनिस्टर के नाते से जो सुधार सरकार ने कमिट किए हैं वह पूरे कर सकें। कई दिन के बाद बातचीत के कई सारे दौर के बाद सीजेपी की मांगे सरकार ने मानी और उसके चलते हुए सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट वापस लिया और ये भी कहा कि आगे भी जो कदम उठाने होंगे सरकार से वह बात करेगी और सहयोग की दोनों तरफ से सहयोग किया जाएगा। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अपना प्रोटेस्ट था वो समाप्त कर दिया, इस बात का ऐलान किया और ये भी बाकायदा सभी प्रोटेस्टर्स को बताया गया कि उनकी तीनों मांगों को सरकार के द्वारा मान लिया गया है। और इसके बाद में सीजेपी ने जंतर मंतर को खाली कर दिया, साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे वो भी सब वहां से चले गए। तो अभी क्या हाल है जंतर मंतर के, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उसके बाद सीजेपी के सौरभ दास ने जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की भी अपील कर दी। आशुतोष रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार से 3 बार बातचीत हुई जिसमें हमारी तीनों मांगे मान ली गयी। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए शामिल है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं
और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल हो गया। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान लीक पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शनिवार रात होते होते जंतर मंतर खाली होना शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी अपने अपने घर वापस लौट गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। नवभारत से खास बातचीत में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमारा किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम अच्छी नियत से आंदोलन वापस ले रहे हैं, इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा। हम सब लोगों की जीत हुई है, सब युवाओं की जीत हुई है। हिस्ट्री हैज बीन रिटन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस कंट्रीज यंग पीपल, क्योंकि जो 12 साल में सरकार बोलती थी कि इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही नहीं होती है इस तरीके की, उस सरकार को जवाब देना पड़ा, युवाओं के सामने झुकना पड़ा। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर 20 जून से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को जाकर खत्म हुआ है, जिसके बाद सरकार ने भी राहत की सांस ली है।